जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार में, मेरे भाई आदित्य रंजन कंसेप्ट्स में। तो अभी हम लोग रेलवे एएलपी 2024 के लिए सैंपल पेपर तीसरा रिलीज करने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर में बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से एक बार देख लेते हैं तो आपके आपके पेपर में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और बस मैं इतना ही कहूंगा कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ठीक है, तो अगर आप समझदार है तो बस आपके लिए इशारा इतना काफी है कि आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के नहीं जाना, और अंतिम समय में कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। तो अपनी जो पढ़ाई आप लोग कर रहे वो तो करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में रिवीजन जो है यहाँ पर एक बार इस सैंपल पेपर से जरूर कर लीजिए। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पिछले दो सैंपल पेपर को बहुत ही प्यार दिया आप लोगों ने, और जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। और ठीक है, साथ में मेरे भाई यहाँ पर जो है फ्री पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे भाई यहाँ से जाकर के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले शुरुआत की करते हैं मेरे भाई पहले सवाल की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ये कहा गया कि यदि 72, ठीक है, बाइंडर हो गए मेरे भाई जिंद साज, जो किताबों को यहाँ पर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, तो 72 जिल्द साज, ठीक है, जिल्द साज यहाँ पे 720 पुस्तकों की जिल्द मतलब जो भी है बाइंडिंग में 22 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? यानी इतने बाइंडर हैं यहाँ पर, इतनी किताबें बाइंड करनी है और कितने दिन लगेंगे? तो 22 दिन। तो यहाँ पर हमेशा मैन को ऊपर रखा जाता है, दिनों को हमेशा ऊपर रखा जाता है, और जितना हमारा काम है वो हमेशा नीचे रहता है। दूसरे केस में अगर हम बात करें तो मैन हमेशा ऊपर रहेगा, दिन हमेशा ऊपर रहेगा, किताबें हमारी कहाँ रहेंगी? तो नीचे रहेंगे। इसको बढ़िया तरीके से अगर आप बनाएंगे तो 72 से 72 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो 12 का आपका जो 6 है उसको 2 बार में लपेटेगा, 6 इसको 11 बार में, और 2 से आपका 11 बार में, 11 इंटू 11 121 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो टाइम एनवर का ये सवाल था यहाँ पर, जिसमें एमडीएच कंसेप्ट लगा करके इस सवाल को आप तोड़ सकते थे। आइए चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया मेरे भाई कि दो ट्रेन एक ही समय में बैंगलोर और चेन्नई से शुरुआत होती है और 80 और 95 की गति से एक दूसरे की तरफ में बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से इतनी ज्यादा चल चुकी है, तो उनके बीच की दूरी हमारी क्या है? ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये दो ट्रेनें हैं, दो अलग अलग स्थानों से चली है, एक यहां से चली होगी और एक यहां से चली होगी। ठीक है, एक की स्पीड मेरे भाई कितनी है? तो 95 है, और दूसरी की यहाँ पर स्पीड हमारी कितनी है? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे? ठीक है, अब जब ये मिले हैं तो पता चला है कि एक वाला दूसरे से कितना ज्यादा चल चुका है, तो यहाँ पर 180 चल चुका है। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि सेम टाइम पर शुरुआत था, सेम टाइम पर मीटिंग थी, यानी टाइम हमारा सेम था। टाइम हमारा सेम होता है तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। तो अगर हम बात करें स्पीड के रेशियो को लेकर के, तो स्पीड का रेशियो हमारा 19 का है और स्पीड का रेशियो मेरे भाई 16 का है। ठीक है, यानी पहला वाला व्यक्ति मेरे भाई जो है, बात करते हैं स्पीड का रेशियो 19 और 16 का है, तो जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा, यानी ये हमारा 19 हो जाएगा और ये हमारा मेरे भाई 16 हो जाएगा। ये जो गैप है हमारा कितने का है? 3 का है, यानी ये इससे कितना भागा है ज्यादा? तो ये इससे 3 यूनिट ज्यादा भागा है। इसी 3 यूनिट का मान मेरे भाई क्वेश्चन में कितना दे रखा है? तो 180 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? 60। और अगर 1 यूनिट का मान 60 हो जाएगा ना, तो ये पूरा पूरा दूरी देखो आप, यहाँ पूरी दूरी कितनी है? 19 16 मेरे भाई यहाँ पर 35 यूनिट है, 35 का मेरे भाई यहाँ पर 60 गुना 6 25 30 क्षेत्र 18 3 2100 किलोमीटर। करेक्ट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देवसेना। तो जब भी ऐसा होता है तो हम साफ अक्षरों में कह सकते हैं सर ये हमारे दूरी का अनुपात था, ये 19 भागा था, 16 भागा था, इससे 3 ज्यादा भागा था, 3 का मान 180, 1 का मान 60, तो पूरी दूरी हमारी 21 हो जाएगी। आइए चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में साफ अक्षरों में कहा है कि ए और बी के गति या ए की गति बी के गति से 30% अधिक है। यदि ए और बी 170 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं तो ए को बी का कितना शुरुआत देना पड़ेगा ताकि मेरे भाई दौड़ एक ही समय पर एक ही जगह पर मेरे भाई खत्म हो यहाँ पे? ठीक है अब सबसे बड़ी बात, ए की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो अगर ए ज्यादा है और बी यहां पर है तो ए तो बहुत तेजी से भाग जाएगा मेरे भाई, और बी बेचारा पीछे रह जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यहां पर ये कहा गया था कि क्वेश्चन में कहा गया था कि ए को बी को शुरुआत के रूप में दौड़ की लंबाई का कितना हिस्सा देना चाहिए ताकि दौड़ एक ही समय पर खत्म हो, मतलब दोनों एक ही समय पर जाकर के फाइनल पॉइंट पे पहुंचे। यानी ए को पता है कि मैं तेज भागता हूं तो वो पीछे रहेगा और वो बी को थोड़ी सी बढ़ा दे देगा। ठीक है, ताकि दोनों के दोनों एक ही साथ यहां पर मेरे भाई पहुंच पाए। अब सबसे बड़ी बात है, ए की गति क्या है? तो ज्यादा है, कितना परसेंट? 30% ज्यादा है। तो अगर ये 10 है तो ये कितना है मेरे भाई? 13 है। ये 10 है तो ये कितना है? 13 है। यानी जितने समय में ए यहां पर 13 यूनिट भागेगा उतने समय में यहां पर ये कितना भागेगा? 10 यूनिट। तो यानी ये कितने यूनिट की बढ़त है? तो 3 यूनिट की बढ़त है। अब क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं यहां पर तो पूरे रेस की लंबाई 117 है, तो यहां पर ये मेरे भाई क्या है? तो ये 13 का कितना गुना है? तो 13 का मेरे भाई 9 गुना है। अगर ये 13 का 9 गुना 117 है तो यहां पर मेरे भाई 3 का 9 गुना हमारा कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर यहां पर ये जो 3 का 9 गुना है ये आपका 3 का 9 गुना 27 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
ये 13 भागेगा, ये 10 भागेगा, ये पूरा रेस भागेगा। 13 का मान 117 मतलब 9 गुना, तो 3 का 9 गुना कितना होगा? 27 होगा। खेल खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, तरीके से देखना है, और मेरे भाई साथ के साथ ऑप्शंस पर भी नजर रखनी है, इस बात का ध्यान दो। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब ये सवाल तुम्हारा, ठीक है, कहा गया एक बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पर एक से बड़ी एक ऐसी संख्या जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 से शेषफल प्राप्त हो, और 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। मतलब चाहे हम उसको 4 से भाग कर ले, 5 से कर ले या 6 से, हर केस में रिमाइंडर हमारा 3 का आएगा। मैंने कहा ना, जितना नजर क्वेश्चन पे उतना ही नजर ऑप्शन पे। तो सबसे बड़ी बात, 5 से भाग करने पे रिमाइंडर 3 होना चाहिए। ये 5 से भाग करने पे 4 आएगा, 5 से भाग करने पे 6 आएगा। बच गए हमारे ये दो ऑप्शन। फिर उसके बाद में कहा गया 4 से भी भाग करने पे 3 आना चाहिए। इसके आखिरी के दो अंक मेरे भाई 92, 92 डिवाइड हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो नहीं सकता, तो यही आंसर है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, इतना बनाना नहीं होता है, बस इतने में लपेट देना होता है, काम खत्म। आज ये 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि ये दशमलव वाले सारी संख्या, इनका सबसे बड़ा भाजक क्या है? एचसीएफ यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 2.16 हो गया, दूसरे में देखो यहाँ पर 2.44 हो गया, तीसरे में अगर हम यहाँ देखें 3.36 हो गया मेरे भाई। अगर हम बात करें सब में, तो दशमलव के बाद 2 अंक 2 अंक 2 अंक, तो हर किसी का दशमलव उड़ा दो, हर किसी का मेरे भाई यहाँ पर दशमलव उड़ा दो। आपको दशमलव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशमलव के जब संख्या बराबर है तो दशमलव की नीड हमको नहीं पड़ेगी। इसके भी उड़ा देते हैं और इसके भी उड़ा देते हैं। अब उसके बाद में जो भी संख्या हमारे पास में बची है, इसका क्या पता करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको मेरे भाई यहाँ पर काट पाए। तो यहाँ पर इनमें देखो, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या हो पाएगा? तो आप बोलोगे सर अगर हम देखो 4 से इसको काटते हैं, देखो तोड़ो एक बार, तो 4 से 4 5 54 हो जाएगा मेरे भाई। 4 से अगर काटेंगे तो हम यहाँ पर 61 बार में काट पाएंगे भाई। ठीक है, और अगर हम 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 8 32, 4 चौके 16, मतलब 54 61 84 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 4 हम सबसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे कॉमन कितना ले सकते हैं? तो 4 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 4। याद करो दशमलव के बाद में कितने अंक थे? 2। तो एक संख्या, 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा दो, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। 0.04। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। वो बड़ी से बड़ी संख्या 4 थी जो सबको भाग कर पाती, तो हमने 4 ले लिया। सब में 2 अंकों के बाद में दशमलव था, तो 2 अंकों के बाद में दशमलव हमने इसमें भी लगा दिया। ध्यान रखिए। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 6 नंबर सवाल। और ये सवाल जनाब हमारे लिए नहीं है, ये तो हम आपके लिए लेकर के आते हैं सरलीकरण का ये क्वेश्चन, ये आपको ट्राई करना है। और इसका आंसर कहाँ पर देना है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कितने बच्चे जो हैं इसका आंसर एकदम सही बताते हैं, कितने बच्चे इसका सही आंसर बताते हैं भाई, देखा जाएगा। चलो आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया है, जरा पढ़िए अच्छे तरीके से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। 2 क्रॉस पथ जिनसे प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर की है, भुजाओं के समानांतर निर्मित किया गया है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत 175 रुपए प्रति मीटर है, तो इन पथों के निर्माण की कुल लागत हमारी कितनी होगी? सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर ये क्षेत्र मिति का सवाल है, कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये आपके सामने एक पाथ है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर पार्क इज 110 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड। ये 110 मीटर लंबा है और 70 मीटर क्या है? तो चौड़ा है। ठीक है, 2 क्रॉस पाथ ईच ऑफ इट 6 आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द साइड्स। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 मेरे भाई सड़क बनाए गए हैं। ये हमारा मेरे भाई पहला सड़क हो गया और ये हमारा दूसरा सड़क हो गया। ये वाला जो है इसके पैरेलल है और ये वाला सड़क मेरे भाई यहाँ पर इसके पैरेलल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सड़क हमारा बनाया गया इस तरीके से करके। ठीक है, अब कहा गया द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पाथ इज यहाँ पर इतना। ये मेरे भाई कंस्ट्रक्शन का खर्चा है, तो टोटल खर्चा कितने का है? और ये चौड़ाई मेरे भाई यहाँ पर कितने की है? तो चौड़ाई हमारी इतने की है। इस केस में मेरे भाई सबसे पहले पाथ का एरिया अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर पाथ का एरिया हमारा कितना होगा? तो पाथ का एरिया का फॉर्मूला होगा W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू। मेरे भाई बहुत ही तरीके से फॉर्मूला बुक के अंदर में ये कंसेप्ट हमने बता रखा है। 3 केस इसके बनते हैं, वो तीनों केस को हमने समझा रखा है। तो जिनके पास में फॉर्मूला बुक है वो इससे रिवाइज जरूर कर लें। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, एल और बी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा भाई। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर ये हमारा 174 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 7 42 और 2 मेरे भाई 44। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1044 कुल मिलाकर के। ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी क्या आया है? एरिया आया है। मुझे क्या निकालना है? तो कॉस्ट निकालना है। तो याद रखना कॉस्ट को निकालने के लिए कभी भी अपने एरिया को गुना करो, और किससे करो? तो अपने रेट से करो मेरे भाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। आइए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 175 का 4 गुना तुम्हारा हो जाता है मेरे भाई 700, 700 का 0 70 पास में, 175 का 4 गुना 700, 700 में 70 जोड़ दो 770, 770 का 0 70 मेरे भाई पास में, उसके 77 पास में मेरे भाई। यहाँ पर ये 7 लिख देंगे, 7 पास में 175, 7 182। यहाँ पर ये हो जाएगा 182700। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है भाई, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो 8 नंबर सवाल में यहाँ पर ये बोला गया कि यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 13 और 35 है, तो सर शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? यानी यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होगा? तो देखिए ये हमारा शंकु होता है। ठीक है, अब शंकु के बारे में अगर हम बात करें तो शंकु के आधार की त्रिज्या यानी रेडियस हमारा कितना है? तो रेडियस हमारा 13 है मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? तो स्लैंट हाइट हमारा कितना है? तो 35 है।
तो रेडियस और स्लैंट हाइट हमारा 13 और 35 हो गया। कर्व सरफेस एरिया कहा है, बहुत लोग इसके हाइट को निकालने के चक्कर में रह जाएंगे, अरे भैया गलती ऐसा कर क्यों रहे हो, ये बताओ। कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होता है पाई आर एल होता है। पाई का मतलब तुम्हारा हो गया 22/7, आर का मतलब इतना हो गया और एल का तुम्हारा इतना हो गया। 7 से काटो 5 बार में, 22 × 110 मेरे भाई, 3 आ गया, 4 आ गया, इतना आ गया, 1430, काम खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। पेपर में एकदम रफ्तार रखनी है, ऐसे छोटे मोटे रफ्तार, चुटपुटी रफ्तार से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखो यहाँ पे। तो जितने रफ्तार में क्वेश्चंस को बनाओगे उतना फायदा होगा। आइए चलिए यहाँ पर 9 नंबर सवाल देखिए, प्रतिशत का यहाँ पर ये सवाल है और क्या कहा है कि यदि 25% ऑफ x बराबर 40 जो है वो कम है मेरे भाई 30% ऑफ फिटनेस से, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा। यानी आसान भाषा में बात करें तो x का मेरे भाई 25% इसके 30% से 40 कम है। फिर से कह रहा हूं x का 25%, तो x का 25% कितना होता है, तो ये x का 25% होगा। और ये मेरे भाई क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो कहा गया मेरे भाई x + 60 के, x + 60 के 30% से, x + 60 के 30% से मेरे भाई यहाँ पर 40 कम है, तो यहाँ पर -40 करेंगे। यानी इस संख्या का 25% इस संख्या के 30% से क्या है, तो 40 हमारा कम है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 40 हमारा कम है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पर क्या कहेंगे, जरा समझिए। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन तो हमने जीवन में कभी नहीं किया था, ये 1/4 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, x/4 हो जाएगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 3/10 हमारा x हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में ये हमारा 180/10 मेरे भाई हमारा 18 हो जाएगा, माइनस कितने के, तो 40 के। 18 - 40 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 22 जो कि यहाँ पर आ जाएगा, तो 22 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद में 3/10x से हमें घटाना पड़ेगा मेरे भाई कितना, x/4 को। अगर आप और देखोगे तो भाई यहाँ पर ये तुम्हारा 22 हो गया, ठीक है। 12 में से मेरे भाई 10 गया, तो बोलेंगे सर 2 बटे कितना हो जाएगा, 2/40 x हो जाएगा। 2 से अगर आप काटेंगे तो 11 बार में, तो ये हमारा 440 हो जाएगा x का मान। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखिए। और अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो x - 40 यानी यहाँ पर 440 - 40 मतलब यहाँ पर 400, और कहा गया 400 का 35% मतलब ये 400 का 35%, ठीक है। 120 से कितना परसेंट अधिक होगा देख लेंगे। तो यहाँ पर 400 का 35% जो कि मेरे भाई यहाँ पर होता है कितना, 140, ठीक है। 400 का 35% कितना, 140। तो मेरे भाई बोला गया ये जो 140 है ये 120 से कितना अधिक है, ये बताना जरा यहाँ पे। ये 120 से कितना अधिक है, बोला गया ना 120 से कितना अधिक है। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए ये कितना अधिक है, तो बोलेंगे सर 20 अधिक है। कितने के ऊपर में, 120 के ऊपर में। 20/120 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। सीधा सीधा सर 1/6, और 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3 होता है। तो शुरू में जो कहा गया था मेरे भाई, वहां से पहले हमने x का मान निकाला, फिर कहा गया था इस संख्या का यहाँ पर इतना परसेंट, यानी ये वाली संख्या इससे कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा 120 पे 1/6, खेल खत्म। आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। बोला गया यहाँ पर कि एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखे क्रय मूल्य पर जो 10 पंखे के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेचता है। ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10 पंखे के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेचता है। 10 पंखे के क्रय मूल्य पर, यानी 10 पंखे के क्रय मूल्य पर मेरे भाई यहाँ पर 8 पंखे बेचता है, यानी 8 पंखे बेचता है। 10 पंखों का क्रय मूल्य 8 पंखों के क्रय मूल्य के मेरे भाई बराबर है। 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 5 बार में। तो यहाँ पर CP/SP का जो मान आएगा वो हमारा 4/5 आ जाएगा। 4 की वस्तु अगर कोई 5 पे बेचे तो सीधा सीधा मेरे भाई बोलते हैं प्रॉफिट हमारा 1 का कितने के ऊपर, 4 के ऊपर इंटू कितना, तो मेरे भाई 100। 1/4 सर कितना होगा, 25% होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर आंसर होगा। समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं, और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन में कहा गया कि आकाश ने 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा है और 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया है। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15 के लाभ पर बेच दिया है। फिर रोहित ने वही मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करिए। इसको लाभ हानि का मेरे भाई सीरीज मेथड के क्वेश्चन जो है वो कहा जाता है कि एक चीज दूसरे पे जाती है, दूसरी तीसरे पे जाती है, तीसरी चौथे पे जाती है, और ये सिलसिला हमारा चलता रहता है, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे आकाश भाई साहब हैं। आकाश ने कितने में बेचा है मेरे भाई, तो 15,000 रुपए में मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया है। तो आकाश ने किसे बेचा है, तो नेहा को। कितने के लाभ पर बेचा है, तो कुल मिलाकर के 20% के लाभ पे। तो यानी आकाश खुद खरीद के कितने में लाया था, तो 15,000 में। आप पढ़ सकते हैं मेरे भाई कि आकाश ने 15,000 में खरीदा, 20% के लाभ पर नेहा को बेचा। नेहा ने वही मोबाइल रोहित को, नेहा ने वही मोबाइल किसे बेचा, तो रोहित को। कितने के लाभ पर बेच दिया, तो 15% के लाभ पर बेच दिया। फिर कहा गया मेरे भाई रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया और 25 के हानि पर करण को बेच दिया। रोहित ने किसे बेचा, करण को। कितने के हानि पे, तो 25 के हानि पे, ठीक है। करण द्वारा भुगतान की गई राशि यहाँ पर ज्ञात करिए। करण ने मेरे भाई यहाँ पर कितना भुगतान किया था, इसने कितना भुगतान किया था। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, तो 15,000 है। ये अपने आप में कितने का मान होगा, तो 100 का मान होगा। 100 में 20 की प्रॉफिट तो हमारा हो जाएगा 120। फिर उसके बाद में 100 में 15 की प्रॉफिट तो हो जाएगा मेरे भाई 115। फिर यहाँ पर मेरे भाई 100 में 25 का नुकसान तो हो जाएगा हमारा 75, और इस तरीके से ट्रांसफर होते होते यहाँ तक ये वैल्यू जाएगी। अगर हम देखते हैं 3 0 और 1 0 मेरे भाई पूरे पूरे खत्म कर देगा। 25 का यहाँ पर 3 गुना 25 के 4 गुने के बराबर है। 4 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 बार में हमारा ये हो जाएगा।
ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 15 इंटू 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, और 115 इंटू 3 हमारा 345 हो जाएगा। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या होगा, 45 का 5 गुना 225 होता है, जिसमें हम 5 लिखेंगे, 22 अपने पास में रखेंगे। 45 का 4 गुना 180 में मेरे भाई 22 जोड़ दो, 202 का यहाँ 2 20 मन में। 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 135, और 135 में मेरे भाई यहाँ 20 जोड़ देंगे तो 135 और 20 155, 15525 कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जब एक वस्तु दूसरे को जाए, दूसरे तीसरे को जाए, तीसरी चौथे को जाए, तो यहाँ सीरीज मेथड लगाते हैं। मैं कहीं पर भी डिजिटल सम या क्यों डिजिट या कोई और हम तमाशा नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर सवाल बना रहे हैं और उसके आधार पर हम देख रहे हैं। नहीं तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर बनाने का तरीका ये भी था कि आपको इतना कुछ करना नहीं था, आप सीधा सीधा मेरे भाई सवाल को इस तरीके से बनाते ही नहीं, आप यहाँ पर सीधा एक बार में लपेट देते। आप बोलते यार ये सब क्या है, कुछ नहीं है, ये सब मेरी नज़रों में कुछ है ही नहीं। मेरे भाई सच में कुछ नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पर ये सीरीज हमारा इतना होता है यहाँ पर कि एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा। ठीक है, ये हमारा 75, 75 का मतलब 25 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल, क्या ये 25 से कटेगा तो नहीं, क्या ये 25 से कटेगा तो नहीं। अब बच गए हमारे ये दो। ठीक है, ये भी 25 से जा रहा है, ये भी 25 से जा रहा है। अब डिजिटल सम निकाल लो मेरे भाई, डिजिटल सम कितना होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 2 मेरे भाई 7 हो जाएगा, 7 5 12, 12 का मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा 3 इंटू 3 9 बन रहा है, 9 को किसी से भी करोगे तो 9 नहीं आएगा, 9 को किसी से भी करो 9 नहीं आएगा। इन दो ऑप्शंस में यहाँ पर देख लो किसका डीएस 9 है, 5 2 7 1 8 5 13, 13 को जोड़ोगे 4 आएगा, 5 2 7। ठीक है, ऐसे समझ लो मेरे भाई, 5 10 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 को जोड़ोगे तो 9 आएगा, ये आंसर है। सीधी सी बात है सर। यहाँ पे आप यहाँ पर सीधा सीधा एक ही हिसाब किताब अपनाते कि सर हमारा जो है 9 का मल्टीपल है 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल भी और 25 से भी कटता है, क्योंकि 9 का ये भी मल्टीपल है, 9 का ये भी मल्टीपल है, लेकिन यही 25 से कटता है, वो नहीं कटता है। तो सॉल्व करते वक्त में ऑप्शंस के ऊपर में भी निगाहें होनी चाहिए ताकि आप सवालों को जल्दी बना पाए। आइए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है, सीधा सीधा बोला हितेन अपनी कलम का मूल्य मेरे भाई इतना रुपया अंकित करता है और कलम पर 20% का बट्टा देने के बाद भी 40% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य क्या होगा। ये सवाल तुम्हारे पेपर में आना है, लिखवा लो। एसएससी हो या कोई भी परीक्षा हो मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन हमेशा मेरे भाई पूछा गया है और आपके पेपर में भी ये आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो सीधा सीधा हिसाब किताब आप ये कह सकते हैं कि सर एमपी अपॉन में सीपी बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। एसएससी में हर बार ये पूछा जाता है, रेलवे में भी कई बार पूछा गया है और आपके पेपर में भी आएगा, ध्यान रखिए। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कहेंगे मेरे भाई हितेन प्रिंटेड अ पेन, तो यहां पर उसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 28875 हो जाएगा। उसके बाद में कॉस्ट प्राइस के बारे में कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहां पर, तो डिस्काउंट कितने का है, 20 का है, 100 में 20 का डिस्काउंट तो 80 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का है, तो 40 का, तो 100 में 40 का प्रॉफिट हमारा इतना हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे लपेट सकते हैं। आप मेरे भाई काटेंगे, अगर 2 से काटिए 7 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, 7 से अगर आप काटेंगे 7 चौके 28, 7 का 1 गुना मेरे भाई 7, 7 का 2 गुना 14, 7 बचे 35। ठीक है, 4 और 4 मेरे भाई 1600 और 125 का 4 गुना 500, 16500 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। जब आप इसको गुना करेंगे तो 16500 आएगा और 16500 क्या होगा, तो सीपी का मान होगा। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर सवाल यहाँ देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है, ठीक है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा भैया कि सेट आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है। ठीक है, पिछले वाले सेट में एडवांस मैथ से शुरू करके अरिथमेटिक पे खत्म किया था, इसमें हमने मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं, ऐसा कि एकदम हूबहू आपके पेपर में है। हर सेट का मेरा एक अलग उद्देश्य हो रहा है यहाँ पर कि मैं बच्चों को पहले सेट में मेरे भाई जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दिए, दूसरे में हमने एडवांस मैथ को आगे रखे आपको प्रिपेयर करवाया, तीसरे में हम अरिथमेटिक और एडवांस का बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन रख के करवा रहे हैं। एक सेट थोड़ा ईजी भी करवाएंगे, एक सेट थोड़ा और एक्सपेक्टेड करवाएंगे, ताकि पूर्ण रूप से मुझे तसल्ली मिल जाए कि आप पूरी रूप से प्रिपेयर हो चुके हैं अपने पेपर के लिए। ठीक है, आइए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 13 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहा गया, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5, दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 8 है, तो 3 वर्षों में 75,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मतलब साधारण नहीं पूछा है, चक्रवृद्धि पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्षों का ब्याज निकालते कैसे हैं, तो हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, 3 वर्षों का a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ए बी, फिर हो जाएगा मेरे भाई बी सी, फिर हो जाएगा यहाँ पर ए सी, और डिवाइडेड बाई कितना, तो 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए बी सी अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला हमारा 5 है, दूसरा हमारा मेरे भाई 6 है, और तीसरा हमारा रेट कितना है, तो 8 है। 5 6 और कितना है, तो 5 6 और 8 है यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं और देखते हैं कितना होगा। तीनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14 और 5 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। उसके बाद में 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद में 6 8 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। उसके बाद में 5 8 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा।
अगर हम बात करते हैं सबको मल्टीप्लाई करो, 6 5 30 है मेरे भाई, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और उसके नीचे कितना रहेगा तो यहाँ पर 10,000 रहेगा। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 19 हो गया। आप यहाँ देखो 4 4 8 8 3 11, 11 मतलब 118, 118 को 100 से भाग करोगे 1 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 1 पॉइंट हमारा 18 हो जाएगा भाई। उसके बाद में अगर हम देखेंगे 24 को 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 0.024 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो लगभग आप बोलेंगे 19 और मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया 20, ठीक है। 180 में यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे 180 में हमको जो है 24 जोड़ना है तो ये हमारा 204 हो जाएगा कुल मिला के। तो 20.204 हमारा इतने परसेंट का मेरे भाई जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। इतना परसेंट मिलेगा तो किस पर मिलेगा, 75,000 पे। तो आप यहाँ पर देखिए तो सीधा सीधा बोलेंगे सर देखिए ये 75,000 है और ये 75,000 पैसा है, मतलब अपने आप में 100 का मान है, और मुझे इतने परसेंट का ब्याज निकालना है तो 20.2004 का तो मान हम निकाल ही पाएंगे। दशमलव हटा लीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 1000 आ चुके हैं जो कि खत्म कर चुका है, और मल्टीप्लाई करना है आपको तो आप कर लीजिए यहाँ पर 75 का 4 गुना, वही बात है मेरे भाई यहाँ पर 300 होता है। 300 का 0 रखिए 30 पास में, 30 का फिर से 0 रखिए 3 पास में, 75 का 2 गुना मेरे भाई 150, 150 में 3 जोड़ दीजिए 153, 15 पास में, 15 का 5 मेरे भाई 1 पास में, 75 का 2 गुना 150 और यहाँ पर 1, और बट्टे में 2 0 खत्म कर दीजिए 15153। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। बोलोगे सर 2 0 आपने क्यों काटे, क्योंकि 100 बचा हुआ था। याद करो यहाँ पे ऐसे मान के चलो कि इतना बटे 100 आया था, 100 के 2 0 से इसके 2 0 काट दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन हाँ अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो मेरे भाई आपसे ये नहीं छूटेगा, आप इसको रन देंगे। आइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक बैग है और एक बैग में 441 रुपए की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के रूप में है, जो 4 3 और 2 के अनुपात में है। तो इस सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के हैं, फिर उसमें यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 20 पैसे के सिक्के हैं, और ये हमारा डिनोमिनेशन है। इनके संख्या के अनुपात की बात करें तो इनकी संख्या के अनुपात हो जाएगी 4 3 और मेरे भाई 2। आसान भाषा में बोले 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपए के बराबर, 25 पैसे के 3 सिक्के मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 75 पैसे के बराबर, यानी 75 पैसे को हमें रुपए में बदलना है 0.75। 20 पैसे के 2 सिक्के मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर 40 के बराबर, क्योंकि हमें पैसा में ला करके 100 से भाग करके रुपया में बदल देना है, ठीक है। तो 50 पैसे के 4 यानी 200, 200 को 100 से भाग करो 2 आएगा, 25 इंटू 3 75, 75 को 100 से भाग करो इतना आएगा, 20 इंटू 2 40, 40 को भाग करो इतना आएगा। इतना रुपया है भैया हमारा, ठीक है। अगर हम जोड़ेंगे 0 + 5 हमारा इतना हो गया, 4 और 7 मेरे भाई 11 हो गया, 1 चला गया तो यहाँ पर इतना 3.15, यानी मेरे पर्स में इतने रुपए होने चाहिए थे। इसी का मेरे भाई देखोगे तो यहाँ पर ये कितना बोला गया, नहीं 441 है, यानी इतने ही यूनिट का मान 441 है। तो असल में ये जो 441 है बाबू हमारे, ये हमारा 3.15 का मान है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी हमसे 3 का मान का है। तो हमें कितने का मान बताना है, 3 का। यहाँ से दशमलव अगर हटा देंगे तो हमारे पास में 100 चलाएगा, 3 से अगर हम काटेंगे तो 105 चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और 5 से काटेंगे तो 21 बार में। ये हमारा 21 का स्क्वायर है तो 21 बार में चला जाएगा। 21 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना 420 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ठीक है। तो सिक्कों का एक ही नियम होता है सर, यहाँ पर सिक्कों के मूल्य को सिक्कों की संख्या से गुना करिए, पैसे आपके आ जाएंगे। इसी पैसे का मान दिया गया था, यानी जो था वो मेरे भाई इसकी वैल्यू थी, और हमें यहाँ पर 3 का मान पता करना था। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 औसत का सवाल है। क्या कहा गया जरा इस सवाल में पढ़िए। तो बोला गया 3 संख्या एक्स वाई जेड का औसत हमारा कितना है, तो 54 है, ठीक है। तो हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान कितना है, या एक्स वाई जेड का औसत कितना है, तो 54 है। यानी हम यहाँ पर ये बोलेंगे एक्स जमा वाई जमा जेड, और सब का औसत यानी कितना है, तो मेरे भाई 54 है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा, एक्स और वाई और जेड के औसत, देखो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई और जेड के औसत से 10 अधिक है। यानी अगर हम बात करें तो एक्स की जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर वाई और जेड के औसत से, वाई और जेड के औसत से कितना है, तो 10 अधिक है। उसके बाद में यहां पर जो है y जो है यहां पर y और z के औसत से 12 अधिक है। अगर हम बात करें y जो है मेरे भाई यहां पर खुद y और z के औसत से, खुद y और z के मेरे भाई औसत से कितना अधिक है, तो बोलोगे सर यहां पर जो है वो 12 अधिक है। कितना अधिक है, तो सर 12 अधिक है। अब एक वैल्यू मुझे कॉमन मिल रही है जिसको मैं बड़े आराम से मेरे भाई ले सकता हूं, वो है y + z/2, यहां भी y + z/2 यहां भी। तो इस 10 को उधर लेकर के चले जाइए। क्या करिए मेरे भाई, 10 को उधर, या 10 को मत लेकर के जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया सर यहां पर 12 अधिक है, आप यहां ये देख लीजिए। आप इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो सर क्वेश्चन में यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर ये कहा गया x और z के बीच का अंतर, मेरे भाई बताओ अंतर कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इन दोनों को यहां जोड़ दो। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर आपका x + y आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में इस संख्या का आधा और इसी संख्या का आधा, इसको क्या बना देगा, तो पूरा बना देगा, मतलब y + z बना देगा, ठीक है। 10 और 12 यहां पर कितना बना देगा, तो मेरे भाई 22 बना देगा। अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी y से y खत्म हो गया, z को यहां लेकर के चले आओ, और x - z का अंतर कितने का है, 22 का है। क्वेश्चन में यही पूछा था x और z का अंतर कितने का है, 22 का है। इस डेटा की तो हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ी, ये बस यहाँ शक्ल देखने के लिए आया था, इसका कहीं पर कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ। समझ के बात को लेकर के, तो बड़े आराम से दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो ये आ गया, इनको जोड़ा तो ये आ गया, इनको जोड़ा तो 22 आ गया, और हमने यहां पर क्या कर दिया, तो मेरे भाई अपनी वैल्यू निकाल दी।
आइए चलिए 16 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, पेपर में इतना तेज दिमाग चलाना पड़ेगा नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखो यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करो, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है जरा पढ़ो। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किए थे, मतलब कुल मिलाकर के 10 लोग हैं, 9 लोग यहाँ पर है, 1 लोग यहाँ पर है, तो मेरे भाई इन 10 लोगों में से 9 लोगों ने प्रत्येक अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किया था। 10वें व्यक्ति ने यहाँ पर, ये जो मेरे भाई 10वां व्यक्ति है मेरा यहाँ पर, जो अकेला अपने आप में सिर्फ एक व्यक्ति के बराबर है, तो 10वें व्यक्ति ने उन सभी के औसत से, सभी का औसत मतलब एक्स, सभी के औसत से मेरे भाई 9 रुपए यहाँ पर क्या किए थे, उसने अधिक खर्च किए थे। तो बताओ उन सभी दो के द्वारा मेरे भाई खर्च की गई कुल राशि कितनी है, सब लोग मिलकर के कितना खर्च किए थे। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो ये डेटा है और ये क्या है, एवरेज है। 9 लोग 15 रुपया खर्च करते हैं, एक अकेला आदमी मेरे भाई इन सभी के औसत से 9 रुपया ज्यादा खर्च करता है, एक्स का मान कितना होगा। इसमें एलिगेशन लगा सकते हो, डेविएशन लगा सकते हो, बेसिक से बना सकते हो, जो मर्जी चाहे कर लो, तो मैं मेरे भाई बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। 9 लोगों पर जो खर्चा है वो हमारा कितना है, तो बात करेंगे सर 9 × 15, तो ये मेरे भाई 9 लोगों का मेरे भाई खर्चा हो जाएगा। उसके बाद में इस एक अकेले आदमी का खर्चा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 1 × x + 9, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई डिवाइड कर देंगे 10 लोगों से, तो ये 10 लोगों का औसत आ जाएगा, यानी इतना आ जाएगा। अगर हम करेंगे बात तो सर ये 135 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा x + 9, जो कि हमारा बराबर होगा मेरे भाई 10x के। अगर हम देखेंगे तो 135 और 9 144 हो जाएगा, 144 जो है मेरे भाई यहाँ पर 9x का मान होगा, x का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा 16, और x का मान अगर सर हमारा 16 हो जाएगा ना, तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना पाएंगे। हम मेरे भाई बोल पाएंगे कुल खर्चा कितना है, तो अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास में लोग कितने थे, टोटल हमारे पास में 10 लोग थे। टोटल कितने लोग थे, 10 लोग थे। हर किसी पर कितने का खर्चा आया, 16 का, यानी टोटल खर्चा हमारा 160 का है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी पर देवसेना। बड़ी आसानी से आप इसे बना पाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। आइए चलिए हम बात करते हैं 17 नंबर सवाल पे मेरे भाई, क्या कहा गया क्वेश्चन में जरा पढ़िए। तो कहा गया यदि एक दुकानदार 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 95 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य के 2 प्रकार की दालों को 2 और 3 में मिलाता है, तो यहाँ पर लागत क्या होगा। अरे सर ये सब सवाल जब भी दो चीजों को मिलाते हैं तो क्या लगाते हैं, एलिगेशन। तो लगाइए ना यहाँ पे 80 रुपए वाले की मिक्सिंग करने वाले हैं 95 वाले के साथ में, और किस अनुपात में मिक्सिंग करेंगे, तो 2 और 3 के अनुपात में मिक्सिंग करेंगे, तो क्या बनेगा, एक्स बनेगा। बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं। एलिगेशन के भी बनाने के 2 नियम है, आप इनका डिफरेंस लीजिए, कितने का है, 15 का है। वो 15 कितने टुकड़ों का मान है, 5 टुकड़ों का मान 15 है, 5 का मान 15 है, 1 का मान 3 होगा, 1 का मान 3 होगा तो 2 का मान 6 होगा, 3 का मान 9 होगा। 95 में से 6 घटा लो 89 आ जाएगा, या 80 में 9 जोड़ लो 89 आ जाएगा। इट मींस यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, तो 89 होगी। कौन सा ऑप्शन है, सी होगा। यही एलिगेशन से हल करने का मेरे भाई तरीका है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, 18 नंबर क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पे बड़े आसानी से आप इसे लपेट सकते हैं। देखिए जब भी ट्रिगो का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए मेरे भाई, आप कोशिश करो वैल्यू पुटिंग करके बनाने की क्वेश्चन को। मेरे भाई यहाँ पर ये कॉट है, कॉट का मतलब दुनिया में ये कॉस का स्क्वायर है, और बटे में किसका स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है। तो मुझे मेरे भाई साइन को अगर मैं 1 बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा आसान। साइन 1 होता है तो कॉस कितना होता है, तो 0 होता है। तो यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर ये देखिए ये 4 हो जाएगा। उसके बाद में सर यहाँ 5 × 0 ये हमारा 0 हो जाएगा। क्यों कैसा करोगे सर, हम यहाँ पर क्या करेंगे पता है, हम यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री ले लेंगे। 90 डिग्री लेने पर कॉस का मान 0, साइन का मान 1 होता है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 1 है। प्लस उसके बाद में ये 0 अपॉन में मेरे भाई कितना हो जाएगा, 0 अपॉन में 1। आप ये बताओ ठीक है, 4 में से माइनस करोगे कुछ भी को मेरे भाई, 0 को माइनस करोगे तो कितना आना है, √4। √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है। सही है सर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, सही, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, मुबारक हो, मिलते हैं आपको 1 करोड़। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। आज ये चलिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, और 19 नंबर सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, समीकरण का ये सवाल है। एक क्वेश्चन हमने सोचा आपको समीकरण का भी दे दें। सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया कि समीकरण हमारा यहाँ पर ये है, और इसके मूलों को यहाँ पर जो है इनवर्स करना है मेरे भाई, तो उसका निम्न यहाँ पर कौन सा होगा, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन हैविंग द इनवर्स रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका रूट इनवर्स होना चाहिए, इसका इनवर्स होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर इसको यहाँ लेकर के जाओ, इसको यहाँ लेकर के जाओ, यानी 4 को लेकर के जाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ 5 को लेकर के जाओगे तो हो जाएगा -5। बोलोगे बीच वाले का साइन क्या करें, तो बीच वाले का साइन मेरे भाई बदल दें, बराबर हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन है, 4x स्क्वायर + 3x - 5, 4x स्क्वायर + 3x - 5, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अब बोलोगे इसका डिटेल बताइए कैसे हुआ, हम बताते हैं डिटेल कैसे हुआ। डिटेल यहाँ पर ये होता है सर, देखिए अगर आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर मेरे भाई देखिए ये एक समीकरण है, समीकरण में यहाँ पर इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, और इसको बोलते हैं c। शुरू में जो इसका रूट रहा होगा वो मेरे भाई अल्फा और बीटा रहे होंगे। अब यहाँ पर एग्जामिनर कह रहा है नहीं, जो रूट होने चाहिए, जो मूल होने चाहिए, इसका इन्वर्स होना चाहिए, यानी यहाँ पर ये होना चाहिए। तो अब अगर ये मूल होना चाहिए तो कोई भी इक्वेशन जो बनता है वो कैसे बनता है, तो कोई भी इक्वेशन बनता है तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होता है, तो सम ऑफ रूट इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस मेरे भाई यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, तो मूलों का मेरे भाई प्रोडक्ट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। यानी अगर हम बात करें तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 1/α, और प्लस यहाँ पर 1/β इंटू कितना हो जाएगा x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब 1/α को 1 क्या करना है, बीटा से मल्टीप्लाई करना है।
अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ सीधा बोलेंगे सर ये देखिए एलसीएम लीजिएगा तो आप यहाँ बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर हम सीधा सीधा कैलकुलेट करके लाते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा का मान कितना होगा ये ऊपर में कैलकुलेट कर लो। तो 1/अल्फा प्लस मेरे भाई 1/बीटा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। ठीक है, यानी एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई इतना। सम ऑफ रूट मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर में होता है तो बोलोगे सर सम ऑफ रूट जो होता है यहाँ पर वो होता है सर माइनस बी अपॉन में यहाँ पर ए के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा किसके बराबर में होता है सी अपॉन में ए के। तो जब यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन में किसके तो सी के, ये बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन में सी के। तो अगर हम बात करेंगे तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा ये वैल्यू किसके बराबर माइनस बी अपॉन सी, तो यहाँ पर बोलेंगे माइनस, ठीक है, बी अपॉन में सी के। 3 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर कितने के, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो बी की वैल्यू हमारी कितनी है तो बोलोगे सर बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू कितनी है -4 है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, माइनस और बी अपॉन में सी, तो बी अपॉन में सी का मतलब -3 अपॉन में कितना हो जाएगा तो माइनस हमारा 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर x के। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। प्लस यहाँ पर अब उसके बाद में क्या होगा तो अल्फा बीटा देखो भाई अल्फा बीटा का जो मान होता है ना वो मेरे भाई होता है सी अपॉन में ए। तुम इसका उल्टा कर दिए हो तो सी अपॉन ए का भी उल्टा ए अपॉन में सी हो जाएगा। ए का वहां पर मान 5 है और सी का जो मान है मेरे भाई वहां पर वो मेरे भाई -4 है, बराबर हो जाएगा 0 के। अब अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, माइनस माइनस मेरे भाई प्लस हो गया, 3/4x हो गया हमारा, और यहाँ पर कितना हो गया तो यहाँ बोलेंगे सर -5/4 हो गया। अगर लास्ट में हम देखें तो सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x² प्लस यहाँ पर 3x माइनस का हमारा 5 बराबर 0 के, और ऑप्शन नंबर कौन सा है तो बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो इन्वर्स करने का हम शुरू में ही तरीका बता दिए थे मेरे भाई यहाँ पर कि ये 4 को यहाँ लेकर के जाओ और उसके बाद में 5 को तुम यहाँ लेकर के और बीच वाले का साइन बदल दो, गेम खत्म। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? देखो मैं समझा देता हूँ इन्वर्स करने का तरीका क्या होता है। जैसे मानो यहाँ पर ये हमारे सामने इक्वेशन है दोस्त, यहाँ पे ये इक्वेशन है ना, ठीक है, तो इन्वर्स करने का मतलब खाली शुरू के 2 लोगों को मेरे भाई बदल दो, ये आपस में बदली कर दो। जैसे ये -4 है तो -4 यहाँ पर आ जाएगा, बीच वाला एज इट इज रहेगा, और ये 5 का उठ करके मेरे भाई ऐसे चला जाएगा। समीकरण के शुरुआत में कभी भी क्या होता है तो माइनस नहीं होता है, इसलिए इसमें से मेरे भाई माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस करोगे तो तुम्हारा इतना हो जाएगा, माइनस करोगे तो इतना हो जाएगा, और माइनस करोगे तो इतना हो जाएगा, और ये 1 सेकंड में तुम्हारा आंसर आएगा। तो भविष्य में जब भी यहाँ पर बोले ना कि इन्वर्स के मतलब एक तरीके से उनके मूलों को उल्टा कर दीजिए, तो मूलों को उल्टा कर दीजिए तो ए और सी को मेरे भाई आप आपस में बदल दीजिए और उसके बाद में अपना आंसर ला लीजिए। तो आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? आइए चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर सवाल है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बोला गया कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो के का मान कितना होगा। मतलब ये आंकड़े हैं मेरे भाई और माध्य हमारा कितना है तो 15 है, तो हमारा बोला गया के का मान कितना होगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे सामने जो डेटा है वो डेटा हमारा कितना है तो 6 हो गया, के हो गया, फिर उसके बाद में 6 हो गया, फिर उसके बाद में 10 हो गया, फिर उसके बाद में 5 हो गया। और जो एवरेज है मेरे भाई यहाँ पर वो एवरेज हमारा कितना है तो अगर हम बात करेंगे तो एवरेज हमारे पास में 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर उसके बाद में 20 है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 25 है। देखो बेसिक से जो है वो तो आप बना ही लोगे, उसमें मेरी आवश्यकता क्या पड़ेगी। मेरे से सीखने का मजा तब है जब आप कुछ नया सीख पाओ, तो मैं आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाऊंगा मेरे भाई। यहाँ पर ये सभी आंकड़ों का जो मेरे भाई माध्य है वो हमारा कितना है तो 15 है। तो 15 से ये कितना कम है तो बोलोगे सर 15 से ये 10 कम है, 10 × 6 कितना हो जाएगा 60 की कमी मेरे भाई। हम सीधा सीधा डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, यहां पर हम बता नहीं सकते हैं कितने लोगों पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 से कितना कम है 5, तो 15 से 5 की कमी है, एक संख्या पर 5 की कमी तो के संख्या पर हो जाएगा मेरे भाई -5 के। ये ना कम है ना ज्यादा है तो रहने दो। 15 से 5 ज्यादा है, 5 × 10 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 50। 15 से मेरे भाई यहाँ 10 ज्यादा है, 10 × 5 कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 50। मेरे भाई सारे डेविएशंस को जोड़ने पर 0 के बराबर आता है, इस बात को याद रखना। क्योंकि औसत हमारा क्या कहता है तो हम एकदम बैलेंस रहेंगे, ना हम इधर लुढ़केंगे ना हम इधर उठेंगे, एकदम बैलेंस रहेंगे। तो ये कमी था 10 का 10 × 6 इतना, कमी था 5 का 5 × के इतना, बराबर था तो कोई कमी नहीं, 5 ज्यादा तो 50, 10 ज्यादा तो 50। अब उसके बाद में देखो 50 और 50 100, 100 में से मेरे भाई यहाँ पर कितना चला गया 60। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे तो बोलोगे सर 100 में से हमारा चला गया 60, तो ये हो गया हमारा कितने के तो 40 के, और ये 5 के चला गया हमारा उधर में, तो हमारा सर के का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बड़ी आसानी से बना पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई आप इस सवाल को बना सकते थे, इस तरीके से आप इसको समझ सकते थे और कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होती। तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप अपनी पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगाइए अपने रिवीजन से, और बढ़िया से मैथ्स की रिवीजन अपने फॉर्मूला बुक या रेलवे गणित से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ में, नए सैंपल पेपर के साथ में। चैनल आपका अपना है सर, तो सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, और इसके ऊपर में फिर से PYQ सीरीज 2 दिन के बाद में शुरू करने वाले हम लोग, तो उसका भी आनंद उठाइए। धन्यवाद।